हम कैसे स्मार्ट वे से तैयारी करके, कैसे थीम के अकॉर्डिंग तैयारी कर कर हम हमारे नंबर को इंक्रीज़ कर सकते हैं और वैल्यू एडिशन पे स्पेशल फोकस दे सकते हैं। तो इस पार्ट से मेजर ये 4 थीम निकल कर आती है, जिनसे हर साल रिपीटेटिव कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन हर साल हम देख सकते हैं। यानी अगर मैं 3 से 4 पेज का भी अगर नोट्स अच्छे से तैयार कर लूँ और उनसे रिलेटेड डायग्राम, एग्जाम्पल, फ्लो चार्ट इत्यादि एक जगह पे सेग्रीगेट कर लूँ और उसको ही अच्छे से याद करूँ, तो मैं हर साल ये कम से कम 20 से 30 मार्क्स अच्छे से तैयार कर सकता हूँ, हर साल सिर्फ बहुत ही कम टाइम में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट थीम्स हैं, जिनसे यूपीएससी में बार-बार क्वेश्चन आते हैं। सो हम कैसे स्मार्ट वे से तैयारी करके, कैसे थीम के अकॉर्डिंग तैयारी कर कर हम हमारे नंबर को इंक्रीज़ कर सकते हैं और वैल्यू एडिशन पे स्पेशल फोकस दे सकते हैं। कई बार हम जब तैयारी करनी स्टार्ट करते हैं, तो या फिर एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं या बुक उठा लेते हैं और यूपीएससी के सिलेबस को ध्यान से नहीं देखते या पीवाईक्यू को ध्यान से नहीं देखते। अगर हम पीवाईक्यू को ध्यान से देखें और सिलेबस को ध्यान से देखें, तो हमें पता चलता है कि यूपीएससी में कुछ थीम ऐसी है जिनसे रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं और कुछ थीम ऐसी हैं जिनसे कई बार कम क्वेश्चन आते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें गवर्नेंस वाले पार्ट की, अगर सिलेबस में अगर हम देखें, तो सिलेबस में हमारा गवर्नेंस के ये टॉपिक दिए हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक गवर्नेंस प्लस सोशल इश्यूज। यानी ये जो सात सात आठ थीम है, इन थीम से अगर हम देखें तो मेजर 4 ऐसी थीम है जिनसे हर साल कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि सिलेबस के इस पार्ट की अगर आप सिर्फ 4 थीम पे फोकस करो और पीवाईक्यू को अगर आप अच्छे से देख लो, तो आप इवन न सिर्फ अच्छे से तैयारी कर सकते हो, बल्कि आप अगले साल के लिए गेस भी कर सकते हो कि कैसे कौन से क्वेश्चन अगले साल में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं या कौन सी थीम अगले साल इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर सिलेबस के इस पार्ट की अगर हम बात करें, तो इस पार्ट से मेजर ये 4 थीम निकल कर आती है, जिनसे हर साल रिपीटेटिव कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन हर साल हम देख सकते हैं। तो इसलिए अगर हम इन थीम से रिलेटेड अगर हम एक-एक क्वेश्चन को अगर हम डिटेल में देखें, तो हम आगे देख पाएँगे कि किस तरह जैसे कुछ चैप्टर है या कुछ ऐसे टॉपिक है जिनसे हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं या किन से 1 साल के बाद या 2 साल के बाद क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जैसे ये थीम है हमारे सामने कि प्रभाव समूह है, औपचारिक, अनौपचारिक संघ और विकास प्रक्रिया और विकास उद्योग। तो इस थीम में मुख्यतः हमारा सब इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आते हैं, एनजीओ, वीओ, एसएसजी, एमएफआई और प्रभावक समूह। तो ये 4-5 टॉपिक है अगर हम देखें। अगर हम इनके अपने 1 से 2 पेज के प्रत्येक, जैसे एनजीओ के, एसएसजी के, वीओ के, अगर 1 से 2 पेज के नोट्स बना लें और इनकी जो इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हो सकती है या करंट अफेयर्स हो सकता है या कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हो सकते हैं, इनको और या फिर इंडिया में अलग-अलग जो ऐसे एनजीओ जो अलग-अलग ग्रुप फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे महिलाओं के लिए या फिर बच्चों के लिए, उन सब के नाम लिख लें या इस प्रकार का अपना एक सेग्रीगेट नोट्स बना लें। तो हम देख सकते हैं कि वो नोट्स हमारे सीधे हम एग्ज़ाम हॉल तक उनको लेके जा सकते हैं और उसे उनको याद रख सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम इस थीम से रिलेटेड बात करें, तो 2024 में एनजीओ, वीओ, एसएसजी, एमएपी और प्रभावक समूह ये हमारी थीम है। इससे हम देख सकते हैं 2024 में क्वेश्चन आया, 2024 में क्वेश्चन क्या है? सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट और कैसे समावेशी विकास में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। 2023 में क्वेश्चन आया है कि राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी के लिए नागरिक समाज समूह का योगदान। यानी कि यहाँ पे हमारी जो इम्पोर्टेंट फोकस रहना चाहिए, नागरिक समाज समूह का योगदान पे। वहीं अगर हम देखें, 2021 में दबाव समूह से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। अगेन 2021 में एनजीओ से रिलेटेड हम क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम 2019 में देखें, तो प्रभाव समूह यानी कि किसान संगठनों से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ठीक वैसे ही 2017 में भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया को दबाव समूह, अगेन आप देख सकते हो कि दबाव समूह से क्वेश्चन आ रहा है। और फिर 2017 में अगर हम देखें, तो एसएसजी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। 2016 में अगर हम देखें, तो भारतीय शासकीय तंत्र में गैर राजकीयकर्ताओं की सीमित भूमिका, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ठीक वैसे ही अगर आप आगे देखोगे, तो जो रिपीट हो रहे हैं, एनजीओ, एसएसजी, दबाव समूह है और जैसे 2024 में दान करता हूँ या चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो इस तरह आप देख सकते हो कि अगर इस एक थीम पे मैं फोकस करूँ,
तो इस थीम से हर साल, ठीक वैसे ही अगर हम इसके अगले पार्ट का पार्ट का देखें, विकास प्रक्रिया और विकास उद्योग, तो 2023 में क्वेश्चन है, 2022 में क्वेश्चन है, 2019 में क्वेश्चन है, फिर 2019 में 2 क्वेश्चन है। तो ये विकास प्रक्रिया और विकास उद्योग मेन तो क्या है कि मानव संसाधन किस तरह, जो विकास और वृद्धि में क्या अंतर हो सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, और ह्यूमन डेवलपमेंट और किस तरह ये टॉपिक एक दूसरे से जुड़ते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि ये जो एक थीम है, इंपॉर्टेंट थीम, प्रभाव समय, औपचारिक अनौपचारिक संघ, विकास प्रक्रिया और विकास उद्योग, इससे हर साल हम देख रहे हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर हम और माइक्रो एनालिसिस करें तो ये 1 से 2 क्वेश्चन हमारे 2 से 3 चीजों पे आ रहे हैं, जिसमें एक प्रभाव समूह, एनजीओ, एसएचजी और दूसरा विकास प्रक्रिया और विकास उद्योग। यानी अगर मैं 3 से 4 पेज का भी अगर नोट्स अच्छे से तैयार कर लूँ और उनसे रिलेटेड डायग्राम, एग्जाम्पल, फ्लो चार्ट इत्यादि एक एक जगह पे सेग्रीगेट कर लूँ और उसको ही अच्छे से याद करूँ, तो मैं हर साल ये कम से कम 20 से 30 मार्क्स अच्छे से तैयार कर सकता हूँ, हर साल सिर्फ बहुत ही कम टाइम में। इस तरह ये हम देख सकते हैं कि इस टाइप अगर हम माइक्रो एनालिसिस करें टॉपिक्स का या थीम का, और थीम के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ाई करने की शुरुआत करें, तो निश्चित रूप से हम कम समय में बेटर तैयारी कर पाएंगे। और अगर बात करूं 2026 और 2027 में जो मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए, तो अपन देख सकते हैं कि दबाव समूह है, 2021 में पूछा, 23 24 में अभी नहीं आया, तो इस साल हो सकता है जो दबाव समूह है, अगले साल दबाव समूह पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक वैसे ही एसएसजी पे अगर हम देखें तो 2017 में क्वेश्चन आया, और तो इस बार एसएसजी भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आगे आने वाले साल के लिए। तो इस तरह हम हमारी तैयारी का माइक्रो एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरह कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, प्लस किस टॉपिक से इस साल क्वेश्चन आए हैं और किस टॉपिक से अगले साल आने की संभावना है। जब हम आगे क्यूईपी प्रोग्राम को अगर हम विश्लेषित ढंग से देखें, तो क्यूईपी प्रोग्राम में भी इसी प्रकार से प्रत्येक थीम पर फोकस किया गया है, और जो इंपॉर्टेंट थीम है उसी से रिलेटेड टॉपिक्स को डायग्राम या फिर उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेटा है उनको अच्छे से एक बहुत ही कंसाइज तरीके से समझाया गया है। ठीक वैसे ही अगर हम अगले पार्ट की थीम को अगर हम देखें, तो हम देख सकते हैं कि उस थीम में भी मुख्यतः हर साल या फिर हर 1 साल बाद क्वेश्चन उसमें रिपीट हुए हैं। ठीक वैसे हमारे सामने थीम है, जैसे थीम 2 है हमारे सामने, शासन की अवधारणा, ई शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। अगर इस थीम को अगर आप माइक्रो एनालिसिस करें, तो इस थीम में आप देखोगे कि मुख्यतः सिर्फ 2 टॉपिक, ई गवर्नेंस और नागरिक अधिकार पत्र, ये 2 ऐसे चैप्टर हैं, या मैं कहूँगा ये 2 ऐसी माइक्रो थीम है जिनसे लगभग हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी कि अगर आप ई गवर्नेंस क्या है, इसके पार्ट क्या है, पारदर्शिता में इसकी भूमिका कैसी है, ये किस तरह इसके अनुप्रयोग हैं, आप इस टाइप की चीज़ों को अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लो, और साथ में नागरिक अधिकार पत्र चार्टर क्या है, कब बना, इसका रोल क्या है, फीडबैक में ये किस तरह काम आता है, और सर्विस डिलीवरी में किस तरह इससे इस सर्विस डिलीवरी को इससे किस तरह बेटर किया जा सकता है। अगर ये सारे एस्पेक्ट आप कवर कर लो, जो मुश्किल से मैं समझता हूँ 1 से 2 पेज में आप इसको आराम से अपने खुद के नोट्स बना सकते हो, क्यूईपी कंटेंट से इसकी हेल्प भी ले सकते हो, इवन इससे रिलेटेड रेडीमेड मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो आप निश्चित रूप से अगेन 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से तैयार कर सकते हो। अगर हम इसी टॉपिक का अगर डिटेल एनालिसिस करें और इससे रिलेटेड अगर पीवाईक्यू देखें, तो हम देख सकते हैं कि लगभग हर साल ई गवर्नेंस पे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाएगा। अगर हम देखें 2024 में ई गवर्नेंस सेवा प्रदायगी की प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी का नैतिक कार्य में अनुप्रयोग मात्र नहीं है, इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल का मूल्यांकन कीजिए। ठीक वैसे ही 2023 में भी ई गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, ई गवर्नेंस प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है, इन विशेषताओं की अभिव्यक्ति में बाधक अपर्याप्तताएं क्या क्या है। तो हम देख सकते हैं कि ई गवर्नेंस से रिलेटेड 2024 में हमारे पास में क्वेश्चन है, 2023 में भी क्वेश्चन है, 2020 में, अगेन 2019 में, 2018 में। यानी अगर 2018 में, 19 में, 20 में, 23 में, 24 में आया है, तो निश्चित रूप से हम ये भी मान सकते हैं कि 2025
2026, 2025 यानी जो अभी रिसेंट जो एग्जाम होने वाला है उसमें, या फिर 2026 वाले में भी ई गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट के कुछ क्वेश्चन आने की संभावना है। इस तरह हम हमारी तैयारी को माइक्रो एनालिसिस कर सकते हैं अगर हम थीम के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। वहीं अगर हम एक किसी किसी एक कोई नोट्स उठा लें या फिर कोई बुक उठा लें, तो हम उसको फर्स्ट पेज से लास्ट पेज से जो पढ़ने वाली जो हमारा क्लासिक वे चलता है तैयारी का, अगर उस तरीके से अप्रोच करेंगे तो हम कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे कि हमें पूरी हमें पूरी की पूरी किताबें नहीं पढ़नी है। जब मैं मेंस की तैयारी कर रहा था, तो मेरे दिमाग में यही रहता था कि जो इम्पोर्टेंट थीम है या जो थीम बार-बार रिपीट हो रही है, मुझे उस थीम से रिलेटेड ही अच्छे से कंटेंट तैयार करना है, नहीं कि पूरा सिलेबस का एक-एक टॉपिक मैं अच्छे से तैयार कर रहा हूँ। आपको सिलेबस तैयार करना है, ऐसा नहीं कि सिलेबस नहीं तैयार करना है, लेकिन सिलेबस सिलेबस का जो पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर आपको काम ज़्यादा करना है। द बेसिक आइडिया इज़ दैट। ठीक वैसे ही अगर मैं आगे देखूँ कि नागरिक चार्टर पत्र से रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन देखूं, तो नागरिक अधिकार पत्र नागरिक केंद्रित प्रशासन के लिए एक ऐतिहासिक पहल है, लेकिन अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता तक नहीं पहुंचा है। बाधा डालने वाले कारक और उपायों का वर्णन करें। यानी कि 2024 मेंस में इससे क्वेश्चन आया है। ठीक वैसे ही इससे पहले 2018 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा था, और 2016 में अगर हम देखें तो जन सहभागिता पे क्वेश्चन आया है, और 2016 में अगेन एक क्वेश्चन आया है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि एक इंडेक्स निकालती है, कि ईमानदारी सूचकांक में भारत का निम्न पायदान सार्वजनिक नैतिकता के ह्रास का पतन है, समझाइए। ठीक वैसे ही फिर 2013 में अगेन नागरिक घोषणा पत्र पर क्वेश्चन आया है। तो अगर आप इस तरह पीवाईक्यू का थीम के अकॉर्डिंग विश्लेषण करें, तो आपको ये समझ में आएगा कि कुछ क्वेश्चन या कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, या फिर उनके अलग-अलग एस्पेक्ट लगभग हर साल पूछे जा रहे हैं। जब यूपीएससी अगर उन टॉपिक पे विशेष ध्यान दे रही है, तो ये अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी इन टॉपिक पे अच्छे से ध्यान दो, उनके बारे में अच्छे कीवर्ड अपने नोट्स में तैयार करके रखो, उनके उनसे रिलेटेड जो अच्छी डेफिनेशन हो सकती है वो तैयार रखो, या कुछ नए एस्पेक्ट हो सकते हैं वो भी तैयार करके रखो। इवन जब आप तैयारी कर रहे हो तो उनसे रिलेटेड आप चैट जीपीटी पर या गूगल बार्ड पर, इन पर भी जो जो एग्जाम्पल आपको मिलते हैं वो भी एक अच्छी एक जगह पे लिख लो। और इवन जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो कि आप ऐसा नहीं है कि आप किसी आपने कोई भी टेस्ट सीरीज उठा ली और आपने आंसर राइटिंग करनी स्टार्ट कर ली, नहीं। जो भी टेस्ट सीरीज आपको थीम के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट ले रही हो, या फिर जो टेस्ट पेपर जो बना रही है वो उसमें ये ध्यान रख रही हो कि यूपीएससी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ पूछ रही है, वैसे ही क्वेश्चन अगर उसमें पूछे जा रहे हो तो आप उस टाइप के टेस्ट सीरीज में आप जरूर इन्वॉल्व हो। ठीक वैसे ही अगर हम अगली इंपॉर्टेंट थीम पे गौर करें, तो हम देख सकते हैं कि जैसे हमारे सामने अगली इंपॉर्टेंट थीम है सुबेद्य वर्ग के लिए सरकारी नीतियां और योजनाएं। यानी कि इस थीम में आपको मोटा-मोटी ये तैयार करना है कि कैसे सरकारी नीतियों की बेटर डिलीवरी की जा सकती है, या उन पॉलिसीज लागू करने के समय कौन से चैलेंजेस हैं, या कुछ जो सुबेद्य वर्ग हैं जैसे दिव्यांगजन हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए, तो या महिलाओं से रिलेटेड इश्यू हो गया, बच्चों से रिलेटेड, तो उनसे रिलेटेड जो सरकारी नीतियाँ उनका कैसी परफॉर्मेंस रही है, इनसे रिलेटेड लगभग-लगभग हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलना है। तो अब आप अगर पीवाईक्यू को देखें, जैसे अगर हम इस टॉपिक से रिलेटेड अगर पहला पीवाईक्यू देखें कि वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएं अपनी प्रकृति से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाली हैं। अब आपको इसको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। यानी कि 2023 में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वहीं 2022 में भी सेम इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। 2019 में इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। इवन 2014 में और 2013 में। आप देख सकते हो कि ये ऐसे टॉपिक है जिनसे लगभग हर साल या हर 1-2 साल बाद क्वेश्चन आते हैं। तो अब आपको भी इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है, और मोस्ट ऑफ ये ऐसे टॉपिक है जो करंट में अगर उस समय कोई टॉपिक ज़्यादा चर्चा में है, तो उससे रिलेटेड इन टॉपिक से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है। जैसे अगर हम आगे देखें, तो कौशल विकास, गति शक्ति योजना, दिव्यांग व्यक्ति जन अधिकार पत्र, ये ऐसे मुद्दे हैं जो
कभी न कभी किसी न किसी चीज़ को लेकर चर्चा में रहता है, और जब चर्चा में है, करंट अफेयर्स में है, तो यूपीएससी भी इनसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेती है। जैसे 2022 में अगर हम देखें, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना केवल विधिक दस्तावेज बनकर रह जाता है। अब आपको इसके ऊपर चर्चा करनी है। तो अगर हम देखें तो इस तरह के जो टॉपिक है, कई बार करंट अफेयर से भी आपके लिंक होते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम देखें कि गति शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा है। अब अगर हम देखें 2022 के समय, ये पीएम गति शक्ति योजना है, वो काफी चर्चित थी। यानी इस तरह आप न सिर्फ थीम के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करके न सिर्फ आप क्वेश्चन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बल्कि करंट अफेयर्स में जो टॉपिक ज्यादा चर्चा में है, उनको भी आप लिंक कर सकते हैं। इस तरह मैं समझता हूँ कि कई बार स्मार्ट तरीके से तैयारी की गई, अगर हम स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम दूसरे हमारे जो कंपटीटर है, उनसे अपने आप को बेटर स्थिति में पाते हैं। ठीक वैसे आप देख सकते हो कि डीबीटी पे 2022 में क्वेश्चन पूछा है, और ठीक वैसे ही अगर हम जैसे एक हमारी इसी थीम का पार्ट है गरीबी, गरीबी उन्मूलन, तो 2020 में 2017 में इनसे क्वेश्चन आया। अब अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एजुकेशन। आपको तैयार रहना चाहिए हर साल एजुकेशन पे और हेल्थ पे। 1 से 2 क्वेश्चन हर साल फिक्स है कि एजुकेशन और हेल्थ पे 1 से 2 क्वेश्चन आने तय है। तो अब एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड जो-जो आपके एस्पेक्ट हो सकते हैं, उनसे इंपॉर्टेंट जो डेटाज़ है, वो आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। ठीक वैसे जैसे 2020 में ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई जा रही थी, तो 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 धारणीय विकास लक्ष्य 4 2030 के साथ अनुरूपता में है, शिक्षा प्रणाली की पुनः संरचना और पुनः स्थापना का ध्येय। तो इसके ऊपर आपको चर्चा करनी थी। ये 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है, उसी साल यूपीएससी आपको क्वेश्चन भी पूछता है। तो इस प्रकार अगर आप थीम से पीवाईक्यू को लिंक करते हुए अगर आप अपनी तैयारी करोगे, तो निश्चित तौर पर आप ये भी प्रेडिक्ट कर पाओगे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इस साल करंट में चर्चा में है, उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप पहले से ही उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हो। उससे रिलेटेड अच्छा कंटेंट आप खुद तैयार कर सकते हो। जैसे 2017 में डब्ल्यूएचओ की वॉच पॉलिसी पे क्वेश्चन आया। ठीक वैसे ही आधार पे क्वेश्चन देखने को मिला है। इवन 2013 में जब हम देख सकते हैं कि मिड डे मील स्कीम है, वो जब लागू की गई थी, तो इससे क्वेश्चन आया है। ठीक वैसे ही अब अगर हम फोर्थ इंपॉर्टेंट थीम के ऊपर बात करें, सामाजिक न्याय, गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और सुभेद्य वर्ग। तो अगर हम इस टॉपिक से रिलेटेड बात करें, तो इस टॉपिक से रिलेटेड भी हम देख सकते हैं कि हर साल 2024 में इससे क्वेश्चन है, 2024 में अगर हम देखें 2 क्वेश्चन है। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन इस थीम से भी है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो हर साल हम देख सकते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन इस हमारी जो 4th नंबर थीम है, इससे क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। अगर हम बहुत स्मार्ट तरीके से अगर सोच के और अगर ढंग से अगर इसके थोड़े से भी अगर पहले से प्रिपेयर होके पीवाईक्यू को लिंक करते हुए अगर अच्छे नोट्स बना लें, और जो क्यूयूपी जो कंटेंट हमारे पास रेडीमेड है, उसी को अच्छे से अगर हम बेटर तरीके से अगर क्वेश्चन आंसर में अगर इन थीम से रिलेटेड अगर आप अप्लाई करते हैं, हम देख सकते हैं निश्चित रूप से ये ऐसे कुछ थीम और ऐसे कुछ एस्पेक्ट हैं, ऐसे कुछ पीवाईक्यू, ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं, जिनमें हम बहुत कम मेहनत करके भी बहुत अच्छे अंक आ सकते हैं। जैसे पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी वाला पार्ट है, पेपर 2 में गवर्नेंस से रिलेटेड पार्ट है। ये ऐसे पार्ट है जिनमें आप बहुत कम मेहनत करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो ठीक वैसे इस थीम से रिलेटेड अगर हम देखें, 2024 में क्वेश्चन आया है, लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय राज्य को बाजारीकरण के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए व्यापक भूमिका निभानी चाहिए। जमीनी स्तर तक पहुंच का विस्तार करने के उपाय। तो अगर हम देखें, तो इस साल 2024 में लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक वैसे ही 2024 में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के बारे में हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, और इससे पहले इसमें 2015 2014 में क्वेश्चन ऑलरेडी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि इन इंपॉर्टेंट थीम से लगभग लगभग हर साल हमें क्वेश्चन अलग अलग एस्पेक्ट में दिखने को मिलते हैं। तो ठीक वैसे ही इसी का उपविषय है गरीबी। गरीबी में हमें गरीबी पर 2024 2021 2020 2015 इन अलग अलग साल में क्वेश्चन देखने को मिलता है। और एक अगेन
इम्पोर्टेंट टॉपिक यूपीएससी के गवर्नेंस एस्पेक्ट से महिला और बच्चे हैं। महिलाओं से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको लगभग हर साल जीएस 1, 2, 3, 4 में देखने को मिलेगा ही। इवन न सिर्फ जीएस में, बल्कि जब आप ऐसे लिख रहे हो तब भी विमेन से रिलेटेड एस्पेक्ट आपके अच्छे से तैयार होने चाहिए कि विमेन से रिलेटेड क्या महिला आंदोलनों की भूमिका रही है, क्या कौन-कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो विमेन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्तर पर बीजिंग कन्वेंशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से तैयार कर लेनी चाहिए पहले से ही। इसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना है कि यूपीएससी में चाहे वो किसी भी साल हो, कोई न कोई एस्पेक्ट पे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक वैसे ही अगर मैं गवर्नेंस वाले पार्ट में बात करूँ, तो 2023 में, 2021 में महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक वैसे ही एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य पे भी अगर हम बात करें 2021, 2020, 2018 अलग-अलग साल में यूपीएससी ने क्वेश्चन रिपीटेटिव पूछे हैं। अगर इस तरह अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है तो हमें भी ये, अगर इस साल के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम एजुकेशन, महिलाओं से रिलेटेड मुद्दे, स्वास्थ्य इत्यादि जैसे जो माइक्रो टॉपिक है उनको अच्छे से हम तैयार करें। ठीक वैसे डिजिटल इंडिया पे जो उस समय चर्चा में था, और अलग-अलग क्वेश्चन जैसे ये मिस कुछ विविध आप देख सकते हो कि इस तरह हम देख सकते हैं कि जितनी हर पेपर में कुछ थीम ऐसी होती है जिन पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक वैसे जैसे अभी हमने गवर्नेंस के चैप्टर में देखा, गवर्नेंस और सोशल इश्यू से रिलेटेड चैप्टर में देखा, थीम में देखा कि 4 ऐसी मेजर थीम है जिनसे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन का मतलब हो गया लगभग 70 नंबर का पेपर आपके इन 4 थीम से ही आ रहा है। और इन 4 थीम को मैं मानता हूँ कि 2 से 3 दिन में ही आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। और अगर आप इस तरह अगर स्मार्ट वे से अगर तैयारी करते हो तो निश्चित तौर पर आप दूसरों के मुकाबले कहीं अधिक खुद को बेटर सिचुएशन में पाते हो, और दूसरों के मुकाबले निश्चित रूप से आप डिज़र्व करते हो कि आपको अच्छे मार्क्स आएँ। थैंक यू सो मच।